नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक दलित छात्र की गई जान, स्मृति ईरानी ने दिया उस पर बयान और जमकर अब देश में हो रहा है इस पर विवाद। जहां 17 जनवरी को एक दलित छात्र ने हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की और उसके बाद से सियासी दबाव का सिलसिला चल रहा है। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री ने बीते दिन जो बयान दिया, अब उसमें एक के बाद एक कही गई बातों को झूठ बता रही है कांग्रेस। क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए हो रहा है ये विवाद? स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। श्रीमती स्मृति ईरानी को देश को गुमराह करने, दलित छात्र विरोधी मानसिकता के कारण फौरन अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी भी एजेंसी के द्वारा कराई जाए, बस वो निष्पक्ष होनी चाहिए और ताकि तथ्य सामने। 17 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने कमरे में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। रोहित की मौत के बाद चौथा दिन आते आते एक छात्र की खुदकुशी के मुद्दे पर सियासी वर्ग इस कदर चढ़ चुका है कि मामला अब दलित बनाम गैर दलित की शक्ल ले चुका है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बुधवार की सफाई को झूठा बोल रहे हैं। केंद्र के खिलाफ इस सियासी एकजुटता पर सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या स्मृति ईरानी का यूं विरोध जायज है। इधर राजनीतिक जंग से इतर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध जारी है और इस विरोध के कंधे को मजबूत करने के लिए विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 10 से ज्यादा शिक्षकों ने स्मृति ईरानी के बयान के खिलाफ अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे दिया है। ये सभी टीचर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत सभी दलित वार्डन ने भी अपना पद छोड़ दिया है। खबर यह भी है कि विश्वविद्यालय के 20 से ज्यादा प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। विरोध में आए इन सभी शिक्षकों का आरोप है कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का बुधवार का बयान आधारहीन, गलत और दलितों के मनोबल को गिराने वाला है। Here there is a caste discrimination and we faced a lot actually. So many people sacrificed their time and money for the in providing justice to the students, and there was a limited number. 17 जनवरी को हैदराबाद में छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद छात्रों के विरोध की आग नवाबों के शहर की सरहद को लांघकर दिल्ली और मुंबई तक पहुंच गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित की आत्महत्या के खिलाफ अब मुंबई में भी स्टूडेंट्स ने अपनी एकजुटता दिखाई है। दिल्ली में कई छात्र संगठन तो पहले ही सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि रोहित की खुदकुशी के बाद सियासत और शिक्षा के मैदान में ऐलाने जंग के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने तत्काल प्रभाव से बाकी सभी चारों दलित छात्रों का निलंबन वापस ले लिया है। रोहित सहित सभी 5 छात्रों को हॉस्टल ने निकाल दिया था। इन्हें 21 दिसंबर को निलंबित किया गया था। इसके बाद 17 जनवरी की रात रोहित ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद हैदराबाद से दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। हम आपको अब स्मृति ईरानी का बुधवार को दिया हुआ वो बयान भी सुनाते हैं, जिसके बाद छात्रों के विरोध के साथ साथ शिक्षकों और राजनीतिक किरदारों के घमासान का उबाल भी जुड़ गया। Executive Council Subcommittee headed by a senior most professor, and here again I am compelled to report that this professor is himself from the Dalit community. दलित और गैर दलित की सियासत में रोहित की मौत की वजह कहीं न कहीं गौण सी हो गई है। हर कोई शायद इस दिखावे में जुट गया कि दलित का असल तारणहार वही है, और शायद यही वजह है कि एक बयान को लेकर इतना बवाल भी मचा हुआ है। हैदराबाद से टीएस सुधीर के साथ आज तक ब्यूरो।
ये सवाल हर पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उनकी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं जिसने अपने बेटे को खोया है, या फिर सिर्फ दलित राजनीति के नाम पर सियासी फायदा ही उनका मकसद है। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियां, पूरा विपक्ष एक तरह से कहिए, एकजुट हो गया है स्मृति ईरानी के खिलाफ। दलित राजनीति के मुद्दे को एक बार फिर से उबालकर जैसे सियासी फायदा, सियासी बैसाखी बनाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। इधर अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है, मिल गए, वो तो इस्तीफा मांग रहे हैं स्मृति ईरानी का। अंदर కూర్చోండి మీడియా వాళ్ళని తీసుకొనియండి మీడియా వాళ్ళని रविवार को हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी की। छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ और हैदराबाद में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा भी शुरू हो गया। किसी ने अपना प्रतिनिधि भेजा तो कोई खुद पहुंचा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैदराबाद के प्रदर्शनकारी छात्रों के विरोध में सुर मिलाने पहुंचे। डी राजा के नेतृत्व में सीपीआई का दस्ता भी पहुंचा। रोहित वेमुला अनुसूचित जाति से था, लेकिन सबसे पहले वो एक छात्र था। हालांकि रोहित की मौत को जातिगत दायरे में बांधने की भी कोशिश कम नहीं हो रही है। रोहित की खुदकुशी के मसले पर केंद्र और उसके मंत्री के ऊपर विपक्ष के सामूहिक दबाव का जवाब देने के लिए मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को मोर्चा संभाला। लेकिन उसे झूठ का पुलिंदा बताकर कोई खारिज कर रहा है तो कोई सीधे स्मृति ईरानी का इस्तीफा ही मांग रहा है। स्मृति ईरानी जी ने जो कल झूठ बोला, गंदी जाति की राजनीति करने की कोशिश की और लोगों की, स्टूडेंट्स की भावनाओं से खिलवाड़ करने की कोशिश की, स्मृति ईरानी पूरे देश से माफी मांगे सबके सामने। प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इन दोनों मंत्रियों को अपनी यूनियन कैबिनेट से बाहर करें, स्मृति ईरानी जी को और दत्ताराय जी को। मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कल जिस प्रकार से एक झूठ को दबाने के लिए तीन झूठ बोले, ये अपने आप में मोदी सरकार की मंशा को शीशे की तरह साफ करता है। We should be very confident that finally we are going to win. Finally Ambedkar is going to win. Finally the idea of social justice, the idea of secularism, the idea of socialism is going to win. जाति की राजनीति करने की रोहित वेमुला की खुदकुशी को हथियार बनाकर विपक्ष ने स्मृति ईरानी पर धावा तो बोल दिया है, लेकिन पलटवार करते हुए बीजेपी ने ये कहकर चढ़ाई करने की कोशिश की है कि पिछले कुछ सालों में जब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों ने सिस्टम से निराश होकर जान दी थी, तब कहां थे राहुल गांधी। दिल्ली में तमाम मुश्किलों की ओर क्यों नहीं है केजरीवाल का ध्यान। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के मित्रों को कि इसमें कौन सा झूठ है। 7 छात्रों ने सुसाइड किया, इसका जिक्र तो आपके सांसद ही कर रहे हैं। जो 7 छात्रों ने वहां सुसाइड किया, उस पर तो आपके नेता राहुल गांधी ने कोई कंडोलेंस मैसेज भी नहीं भेजा। हालांकि रोहित खुदकुशी मामले में सरकार को हल्का झटका साथ ही एलजेपी से भी लगा है, जब इस मामले की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग चिराग पासवान ने कर दी। वो सीबीआई हो या कोई भी स्वतंत्र एजेंसी हो जो कि निष्पक्ष तरीके से या जुडिशियल कमेटी के द्वारा इसकी जांच कराई जाए, किसी के भी द्वारा कराई जाए, वी आर ओपन एंड वी वेलकम कि किसी भी एजेंसी के द्वारा कराई जाए, बस वो निष्पक्ष होनी चाहिए और ताकि तथ्य सामने आए। इस मामले में नया मोड़ इस लिहाज से भी आ चुका है कि हैदराबाद के एवीबीपी छात्र नेता सुशील ने कह दिया है कि रोहित वेमुला ने उसके साथ मारपीट की थी, जिस मुद्दे को विपक्ष एक कमजोर दलित छात्र की दीनहीनता का मामला बता रहा है। छात्र नेता सुशील के बयान ने इसे थोड़ा कमजोर बना दिया है। Were they the 5 people, including Rohit Vemula, who assaulted you? Yes, they were the 5 people, even including Rohit Vemula. And the unfortunate thing is, Rohit Vemula hit you? Yeah, Rohit Vemula also hit me. बयानों के तीर तेज गति से सनसना रहे हैं। आशंका सिर्फ यही है कि कहीं छात्रों के हित से जुड़ा असल मुद्दा जातिगत सियासत की बलि न चढ़ जाए। हैदराबाद से प्रतिभा रमन और टीएस सुधीर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। इस पूरे मामले पर चीख चिल्ला सभी रहे हैं, मामले को तोल सभी रहे हैं, बोल सभी रहे हैं, लेकिन क्या ठहर कर कोई ये जानने को तैयार है कि रोहित की जान आखिर क्यों गई? हम आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में रोहित वेमुला की खुदकुशी ने अब राष्ट्रीय स्वरूप अख्तियार कर लिया है।
17 जनवरी की घटना के बाद इसके दहक की गर्मी कई शहरों में महसूस की जा रही है। रोहित की आत्महत्या पर सरकार और विपक्ष दो फाड़ हो चुका है। इस लिहाज से आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और रोहित ने क्यों दी अपनी जान। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन की फांसी के दौरान, जब सीपीएम से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उस समय एबीवीपी के छात्र संगठन से जुड़े एक छात्र ने ट्विटर पर अपना विरोध जताया था। इसके बाद कुछ दलित छात्रों पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने विरोध के दौरान एबीवीपी के एक छात्र की पिटाई कर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। पीड़ित छात्र की मां ने तब अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मामले ने तूल पकड़ लिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी को इस झूठे केस के मामले में चिट्ठी लिखी थी, जिसमें लिखा था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जातिवादी, उग्रवादी और राष्ट्र विरोधी राजनीति का अड्डा बन गया है। आरोप है कि इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया था और इन्हीं में से एक छात्र रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। बाद में रोहित को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पुलिस ने केस भी दर्ज किया। हालांकि दत्तात्रेय ने कहा कि उनकी चिट्ठी का उस दलित छात्र से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल मामले पर सियासत गर्म है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश पर मंडरा रहा है आतंकी खतरा। जी हां, खुफिया एजेंसी की माने तो आतंकी एक बहुत बड़ी साजिश हिंदुस्तान को दहलाने के लिए रच रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, ऐसे तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके उनके निशाने पर हैं और इसीलिए बम निरोधक दस्ते तैनात हो गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इंतजाम धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, ये तमाम आतंकी संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ एकजुट हैं और सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। टारगेट फिक्स है। आप भी देख लीजिए, बेहद संभल कर रहिए। हर संदिग्ध व्यक्ति और हर संदिग्ध चीज पर अपनी नजर गड़ा कर रही। अलर्ट देश की खुफिया एजेंसी यानी आईबी का है। आतंकी 26 जनवरी पर देश को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। आतंक के अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क हैं, आज देश के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मॉल से लेकर रेलवे स्टेशन तक आज तक के रिपोर्टर पूरी पड़ताल करेंगे। कोलकाता कुदघाट मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर के करीब 1 बजे बॉम्ब स्क्वाड को एक संदिग्ध कार की खबर मिलती है। खोजी कुत्तों के साथ पूरा दल मौके पर पहुंच जाता है। कार के आसपास की घेरेबंदी कर दी जाती है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहले कार के अंदर देखती है। कार लॉक होती है और फिर कार के शीशे तोड़कर दरवाजे खोले जाते हैं। कार के अंदर एक बैग मिलता है। बम निरोधक दस्ता अच्छे से बैग को खंगालता है और फिर डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जाती है। खोजी कुत्ते कार का कोना कोना सूंघते हैं। हम आपको बता दें कि कार पर आंध्र प्रदेश का नंबर था। कोलकाता के कुदघाट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार के अंदर रखे 2 बैगों में बम की आशंका थी। गणतंत्र दिवस के पहले सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि कोलकाता में एक गाड़ी जो आंध्र प्रदेश का नंबर के साथ थी, उसमें रखे हुए सूटकेस के कारण अफरा तफरी मच गई। पहले बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया, फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और उसके बाद करीब आधे घंटे तक जांच करने के बाद ये पता चला कि उसमें कुछ नहीं था। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि सतर्कता बहुत ज्यादा हो रखी है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन, लावारिस बैग, सुबह के करीब 11 बजे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर भी खबर आई कि एक लावारिस बैग में बम हो सकता है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। बैग की तलाशी ली गई। हम
हम आपको बता दें कि हरिद्वार में अर्ध कुंभ चल रहा है और कुछ घंटे पहले ही 4 आतंकी भी पकड़े गए हैं। ऐसे में हरिद्वार हाई अलर्ट पर है। जहां तक अर्ध कुंभ का प्रश्न है, हम लगातार अपनी सतर्कता को बनाए हुए हैं। अपनी पुलिस व्यवस्था को हम लोग कम नहीं कर रहे हैं और 24 घंटे हम लोग हरिद्वार को आने वाले रास्ते, हरिद्वार से जाने वाले रास्ते, हर की पौड़ी को आने वाले रास्ते या रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक की सुरक्षा का लगातार हम 24 घंटे इसको बनाए हुए हैं और ये हमारा बना ही रहेगा। अब हरिद्वार में हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। कारों की जबरदस्त चेकिंग चल रही है। बम निरोधक दस्ते से लेकर डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसी से इनपुट मिल रहे हैं कि 23 जनवरी को 23 जगहों पर आतंकी हमला कर सकते हैं और उनमें से एक हरिद्वार का अर्ध कुंभ भी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। इस वक्त देश को एक भी गलती भारी पड़ सकती है और इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। इधर सलविंदर एसपी, अगर आपको याद हो पठानकोट का, उसके घर पर तमाम ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पठानकोट हमले में 4 संदिग्ध आतंकियों में से एक को मार गिराया था पुलिस ने, 3 भाग गए। इधर मध्य प्रदेश के इटारसी से पुलिस की गिरफ्त से एक आतंकी भाग निकला है। खतरा चारों तरफ है। 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला। दो जनवरी 2016 को पठानकोट में वायुसेना के अड्डे पर आतंकी हमला होता है और पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक का जहर उगलते हैं। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। तभी आतंक की नई नई गतिविधियों का खुलासा हो रहा है। आतंक के कोड डिकोड हो रहे हैं। हिंदुस्तान हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की फिराक में। 21 जनवरी 2016 पठानकोट, सुबह करीब 4 बजे। पठानकोट के बमियाल सेक्टर में आतंकी बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन बीएसएफ एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराती है, लेकिन 2 संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब हो जाते हैं। 21 जनवरी 2016 मध्य प्रदेश, इटारसी रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक आतंकी पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाता है। हम आपको बता दें कि 5 पुलिस वाले इस आतंकी को पकड़कर इटारसी जंक्शन से लखनऊ ला रहे थे। ट्रेन थोड़ी दूर ही चली थी कि आतंकी हथकड़ी से अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। और अब इन तस्वीरों को भी देखिए। एसपी सलविंदर के घर पर छापेमारी चल रही है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद शक के घेरे में आए एसपी सलविंदर का लाई डिटेक्टर टेस्ट होने के बाद एनआईए और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन पर और उनके करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसीलिए अमृतसर में सलविंदर के घर छापेमारी की गई। एसपी साहब आए ਕਿਹੜੇ एनआईए ਹਾਂਜੀ एनआईए ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਏ तफ्तीश करना आए थे। ਕਿੰਨੂੰ सलविंदर सिंह के घर आए। देश में आईबी ने आतंक अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। हालांकि इटारसी में पुलिस की गिरफ्त से भागा आतंकी बड़ी चिंता का सबब जरूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंक के गठजोड़ का भंडाफोड़ भी कर दिया है। किस तरह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आईएसआईएस के एक आतंकी शफी अरमार के साथ मिलकर आतंक का ऐसा गठजोड़ किया है, जिसमें आईएसआई ने इंडियन मुजाहिदीन से लेकर अलकायदा इंडिया के आतंकियों को जोड़कर एक नया संगठन अंसार उत तौहीद बनाया है और आतंक के संगठन का आका है शफी अरमार। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की से पकड़े गए आतंकी भी शफी अरमार के इशारे पर साजिश रच रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अमृतसर से अमित शर्मा, होशंगाबाद से जितेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। 23 जनवरी को 23 ठिकानों पर आतंकवादी हमलों का खतरा। जी हां, आज तक के संवाददाता चप्पे चप्पे पर गए हैं। उन्होंने जायजा लिया है कितना बड़ा ये खतरा दिखता है ऐसी जगहों पर जहां आतंकी टारगेट कर सकते हैं।
इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हम यहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी टाइट है। रेलवे पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जितने भी बैग होकर आ रहे हैं वो स्कैन होकर आ रहे हैं। जो स्कैनिंग मशीन है वो लगी हुई है। इसके अलावा रेलवे पुलिस की जो महिला पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ तैनात हैं और आप देख सकते हैं कि वो भी सिक्योरिटी जो है अपने चेक कर रही है। जिस तरह से आतंकवादियों को पकड़ा गया है उन्होंने 3 टारगेट्स बताए थे, जिनमें एक रेलवे जो है ट्रेन को, रुड़की हरिद्वार ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा जो अर्धकुंभ है उसको टारगेट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी जो है वो टारगेट करने की बात कही गई थी। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के V3S मॉल के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर हम आपको सुरक्षा दिखाना चाहेंगे। देखिए, न सिर्फ मॉल के गार्ड्स बल्कि जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है। खुद जो यहाँ के SHO हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। बाकायदा जो मॉल की अथॉरिटी है, यहाँ के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, उनको यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से गाड़ियों की जांच करनी है, किस तरीके से गाड़ियों की छानबीन करनी है और कैसे संदिग्धों के ऊपर नज़र रखना है। पूरे मॉल में जो CCTV लगे हैं उनको लगातार उन पे नज़र बनाई जाती है, उन पे मॉनिटरिंग की जाती है। दरअसल राजधानी दिल्ली तो वैसे हमेशा ही आतंकियों के टारगेट पे रहती है, लेकिन अगर मौका 26 जनवरी का होता है तो दिल्ली में खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर खुफिया विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किए हैं, खासतौर पे रेलवे स्टेशन, मॉल्स और जितने भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उसके बाद से सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार आतंकियों के इनपुट और 26 जनवरी की सुरक्षा के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस का जो इनर सर्कल है वहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम कैसे हैं। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उसके साथ साथ CISF और SSB के जवान भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मोर्चे पर खड़ा हुआ जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो लगातार पूरे मार्केट में नज़र बनाए हुए है। CISF के हथियारबंद लोग असलहे के साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जितने भी इनपुट मिले हैं उसके बाबत जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आतंकियों के निशाने पर रहने वाली मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अगर मॉल्स की बात कर लें, चौपाटीज की बात कर लें या फिर उसके बाद स्टेशंस की बात कर लें तो वहाँ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके के एक मॉल के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोई भी शख्स आता है सबसे पहले उसकी गहन तरीके से छानबीन होती है। अगर कोई सामान लेकर आ रहा है तो उसकी छानबीन होती है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर हिदायत दी हुई है कि जो कोई भी शख्स आता है उसे मेटल डिटेक्टर के थ्रू होकर ही जाना पड़ेगा। हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मॉल के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तलाशी वगैरह हो रही है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, बावजूद इसके जो है सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पर और सतर्कता और जो अपेक्षा आज कुछ बढ़ी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, जो आने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म के अंदर या बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। जयपुर में म्यूजियम हो या फिर एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट पर तो धारा 144 लगा दी गई है। और स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आइए एक ऐसी खबर आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप टहल जाएंगे। जी हाँ, 13 साल के धार्मिक ने 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने की आखिर क्यों सोची? बहाना उस बच्चे ने बनाया था कि उसे ट्यूशन के लिए जाना है, लेकिन चला ऐसी जगह गया जहां से कभी कोई लौट के नहीं आता। इस बच्चे को देखिए कैसे खुशी खुशी जा रहा है। हर एक सीढ़ी पर उसकी मुस्कान झलकती है। क्या कोई सोच सकता है इसके अगले पल क्या होने वाला है? यकीनन सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, 13 साल के मासूम धार्मिक ने रूह कंपा देने वाला फैसला किया। मुंबई के धार्मिक ने मौत को गले लगा लिया। धार्मिक ने आत्महत्या कर ली। इस मासूम की मौत कितनी दर्दनाक रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इमारत की निचली दीवारों पर भी खून के छींटे फैल गए। आखिर क्यों की धार्मिक ने खुदकुशी? धार्मिक ने क्यों लगा दी मौत की छलांग? क्या स्कूल में धार्मिक के साथ कुछ हुआ? इन तमाम सवालों में ये खिलखिलाती मुस्कान है और धार्मिक की ये आखिरी तस्वीरें भी। करीब 3 बजे धार्मिक अपने स्कूल से लौटा, गार्ड से चाबी मांगी और 12 मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया। उसके बाद तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आवाज हुआ कि जैसे बम फटा हो। उसका सिर जो है ना
जिसको बोले ये जो जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर के पास तक उसका सिर का वो टुकड़ा वहाँ तक गिरा था। ऐसा उसका हादसा हम लोग देखने में थोड़ा वो लगता है सर। बस इतना ही जानकारी है सर। इस वाकये से घबराए लोगों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने पहली नजर में इसे हादसा मानते हुए जांच शुरू कर दी। नहीं, बच्चों ने भी कहा है कि वो इन्हें में हैप्पी था, उसका कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं था, वो किसी से बातचीत भी अच्छा करता था, ऐसा कुछ ये पता ही नहीं उसने। अब बच्चे को दुनिया से अचानक रुखसत हो जाना सवाल तो खड़े करता है। कहा जा रहा है कि बच्चे ने गार्ड से झूठ बोलकर चाबी ली थी, तो क्या उसके दिलो दिमाग में एक खतरनाक इरादा पहले ही घर कर चुका था? सवाल फिर भी है, धार्मिक ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया? क्या धार्मिक किसी मानसिक तनाव का शिकार था? छोटे छोटे बच्चों में आजकल डिप्रेशन होते हैं क्योंकि बच्चे भाग नहीं रहे, दौड़ रहे हैं, और ऐसे समय पर माइंड बॉडी ऑर्केस्ट्रा टूट जाता है और डिप्रेशन आने की संभावना होती है। इसीलिए एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिप्रेशन कम होती जा रही है अपने हिंदुस्तान में, शहरों में और गाँवों में। जिस वक्त धार्मिक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर पहुंचा तो नीचे खड़े लोगों ने हड़कंप मच गया। उसे नीचे बुलाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो नाकाम रही। कई सालों से जब लोगों ने यहाँ पे देखा है और वो यही जानते हैं उसके बारे में कि वो काफी इंट्रोवर्ट, काफी अपने आप में रहने वाला बच्चा था, बहुत ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं था, लेकिन काफी पढ़ने में तेज था। और इसके बावजूद जब उसने ये कदम उठाया तो यही बात जो यहाँ के जो स्कूल के लोग हैं उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर धार्मिक ने ऐसा क्यों किया। स्कूल वाले बताते हैं कि धार्मिक दोस्तों में जल्दी घुल मिल नहीं पाता था। शायद उसके मन में कोई ऐसी उलझन थी जो उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसे सुलझाने के बजाय धार्मिक ने मौत को गले लगा लिया। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद